अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हम लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो हमसे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर और टीम का स्ट्रक्चर वो डिस्कस हो रहा था, तो अभी टीम के स्ट्रक्चर को फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक और टाइप ऑफ टीम है, वो है डिस्पर्स्ड एंड वर्चुअल टीम्स। Virtual teams are the group of individuals spread across different time zone, culture, and languages which are united by a common goal. These are the group of geologically or organizationally and or time dispersed workers brought together by information and technology to accomplish one or more organizational task. ऐसी टीम जो कि प्रेमिसेस पे नहीं बैठी बल्कि रिमोटली बैठी हैं, ग्लोबली डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट टाइम जोन में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये हमारे पास जो इस तरह की टीम्स होंगी उसको हम डिस्पर्स्ड एंड वर्चुअल टीम्स कहेंगे। Some advantages are reduction in the staff cost, the flexible use of the staff, use of specialist staff for specific job. जो इस तरह की डिस्पर्स टीम्स होती हैं उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जी कॉस्ट कम होती है, फ्लेक्सिबल होता है कि स्टाफ 24 आवर्स प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ और स्पेशल जॉब्स, हम स्पेशल स्टाफ हायर कर सकते हैं क्योंकि प्रेमिसेस पे में भी शायद हमें स्पेशलिस्ट स्टाफ अवेलेबल ना हो, लेकिन रिमोटली हमें स्पेशलिस्ट स्टाफ अवेलेबल है। Some disadvantages: coordination of dispersed worker can be difficult, different time zone can cause communication coordination problems, social isolation. जो जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो ये कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डिस्पर्स वर्कर कैन बी डिफिकल्ट। जो कोऑर्डिनेशन है ऐसे वर्कर्स की वो मुश्किल होती है, डिफरेंट टाइम जोन कैन कॉज कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। टाइम जोन जहाँ लेट्स सपोज अगर हम ऐसी टीम बनाते हैं जो कि आधी अमेरिका बैठी है आधी पाकिस्तान में बैठी, तो जिस दिन अमेरिका में जब अमेरिका में सुबह होती है तो पाकिस्तान में रात होती है, तो जो टाइम जोन है वो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कॉज करेगा और सोशल आइसोलेशन। जो टीम प्रेमिसेस में होती है उनके लिए सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीम की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। वो गेम्स खेल सकते हैं, वो आउटिंग पे जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्पर्स्ड टीम्स होती हैं वो सिर्फ वर्चुअली ही देख सकती हैं कि कौन और है टीम में, लेकिन उनके साथ सोशलाइज नहीं कर सकती। लीडरशिप:
Leadership is the ability to influence others in a group or in a group to act in a particular way to achieve group goals. Some common characteristics of a good leader are they have a greater need of power and achievement, they have more self control, they have more self confidence. ये लीडर की खसूसियात हैं. Leadership is based on the idea of authority or power. Power can either be position power, personal power. A leader should know that when he must be authoritative and insist on things, and when he must be flexible and tolerant. Leadership. What are the two axes to measure leadership style? Leadership style are measured in two axes, directive and permissive, and autocratic versus democratic. Directive autocratic make decision alone, close supervision of the implementation. Permissive autocrat make decision alone, subordinate have liberty in the implementation. Directive democrat make decision participatively, close supervision. Permissible no, Permissive democrat make decision participatively, subordinates have liberty in the implementation. अच्छा, ये पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो दो एक्सेस हैं वो किस किस के दरमियान में है. सबसे पहला है जी डायरेक्टिव और परमिसिव. दूसरा है ऑटोक्रेट वर्सेस डेमोक्रेट. जो ऑटोक्रेट होता है वो हमेशा डिसीजन खुद लेगा, वो मशवरे के साथ डिसीजन नहीं लेगा. तो अगर आप पहले दो चेक करें पॉइंट्स, डायरेक्टिव ऑटोक्रेट, परमिसिव ऑटोक्रेट, मेक डिसीजन अलोन. बेशक उसको मशवरा देने वाले हजारों, लेकिन वो डिसीजन खुद अकेला लेगा. तो ये ऑटोक्रेट की प्रॉपर्टी है. ऑटोक्रेट हमेशा अकेला डिसीजन लेता है. डायरेक्टिव उसकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है. उसने डिसीजन ले लिया, अब उसको खुद सुपरवाइज भी खुद करेगा. तो क्लोज सुपरविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. परमिसिव में उसके सबॉर्डिनेट सुपरवाइज करेंगे. सबॉर्डिनेट्स हैव द लिबर्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा जी ठीक है जैसे बेहतर समझते हैं वैसे इम्प्लीमेंट करवा लें, तो वो अपनी जिम्मेदारी कम कर लेगा. लेकिन जो डेमोक्रेट हैं दो, उसके अंदर वो डिसीजन फाइनल जो डिसीजन वो खुद अकेला नहीं लेगा. अगर हजार मशवरे देने वाले हैं तो तीन चार लोग होंगे डेमोक्रेटिकली जो कि आपस में मशवरा करके डिसाइड करेंगे किसको फाइनल करना है. तो मेक डिसीजन पार्टिसिपेटिवली, ये एक पार्टिसिपेशन के थ्रू डिसीजन लिया जाएगा जो कि मुख्तलिफ टीम मेंबर्स के दरमियान में पार्टिसिपेशन हो सकती है. 4 टीम मेंबर्स हो गए, 10 टीम मेंबर्स हो गए, वो वोटिंग करेंगे और फिर जो एक सजेशन फाइनल होगा वो एग्जीक्यूट होगा. डायरेक्टिव फिर वही, इन्होंने जब डेमोक्रेटिक टीम ने डिसीजन ले लिया तो वो डायरेक्टिव उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद सुपरवाइज करेंगे. लेकिन परमिसिव में वो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उस डिपार्टमेंट्स पे जो हेड्स हैं उनको इजाजत दे देंगे ठीक है आप जैसा बेहतर समझते हैं वैसा इम्प्लीमेंट करें. तो पेपर का सवाल यहाँ से बनता है, व्हाट आर द टू एक्सेस टू मेजर लीडरशिप स्टाइल. हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया. अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, कंप्यूटर मिसयूज एंड द क्रिमिनल लॉ. Introduction. Business, government, and academic institutions are increasingly reliant on the internet for their day-to-day business, while consumers are using e-commerce more and more for purchasing goods and services. All these modern business processes are utilizing computer software and hardware. With increased use of computer, there has been a sharp rise in the number of crime involving computing, and the internet has undoubted create new security risks. Type of computer misuse. Computer misuse involve the use of computer and network in attacking computer and network as well. One of the earliest and most common type of cybercrime activity is hacking. It roughly started in 1960s. It involves stealing identities, important information, violating privacy and committing fraud among others. अच्छा जी, अब जो पेपर का अहम सवाल है ना वो यहाँ से अब शुरू हो जाता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन. अब यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है फ्रॉड. तो ये इस तरह का इसका सवाल बनेगा, क्योंकि अब अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें जो इंटरनेट के मिस यूज हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड मिस यूज हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Some of the most common type of misuse are fraud. Fraud is general term used to describe a cybercrime that intends to deceive a person in order to gain important data or information. Fraud can be done by altering, destroying, stealing, or surprising any
or suppressing any information to secure unlawful or unfair gain. अपने नाजायज मकसद को पूरा करने के लिए किसी को धोखा देना, आप पैसा बनाने के लिए किसी को खराब कंप्यूटर अगर भेज देते हो या खराब चीज भेज देते हो, वो भी फ्रॉड है। इसके बाद है जी हैकिंग। अब ये मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, तो ये सारी स्लाइड्स के ऊपर ये आपने ध्यान में रखना है। हैकिंग। अब हैकिंग क्या है जी? हैकिंग इन्वॉल्व्स द पार्शियल और कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस विद इन अ सिस्टम, नेटवर्क और वेबसाइट। It also aims to access to important data and information, breaching privacy. Most hackers attack corporate and government accounts. हैकिंग जो है वो इन्वॉल्व है पार्शल कंप्लीट एक्विजिशन। आप जिस यानी जो भी हैकर होगा उसका मकसद ये है कि जिसको वो टारगेट कर रहा है उसका कंप्लीट कंट्रोल उसके पास आ जाए, और जब कंप्लीट कंट्रोल उसके पास आ जाए तो वो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हिडन तरीके से उधर से एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले और फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अगला है जी आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का आसानी लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आप अपनी इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी के बजाय किसी और की आइडेंटिटी से सर्फिंग करें या फिर इस्तेमाल करें इंटरनेट को। इसका सबसे कॉमन मिसाल ये है कि अगर आपके पास किसी और का बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गई हैं तो आप उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स से परचेजिंग कर लें और ऑर्डर जब अपने पास शिप करवा लें। Identity theft. Identity theft is a specific form of fraud in which cyber criminals steal personal data, including password data about bank accounts, credit cards, debit cards, social security, and other sensitive information. Through identity theft, criminals can steal money. According to the US Bureau of Justice statistics, more than 1.1 million Americans are victimized by identity theft. उसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड है जी स्कैमिंग एंड कंप्यूटर वायरस। Scam happen in a variety of forms in cyberspace. Scam can be done by offering computer repair, network troubleshooting, and IT support services, forcing users to shell out hundred of money from cyber problems that do not exist. Any illegal plan to make money fall to scamming. अच्छा, स्कैमिंग जो है वो बेसिकली ऐसा धोखा देना है कि टू गुड टू बी ट्रू। इंटरनेट पे एक प्रिंसिपल होना है, एक प्रिंसिपल आप लोगों ने फॉलो करना है कि ये टू गुड टू बी ट्रू, ये बात इतनी अच्छी लगे कि ये सच लगे। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है जी, वो आईफोन 10 जो है वो 25,000 रुपये का सेल कर रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू डब्बा बंद, और उसने OLX पे ऐड लगाई हुई है और वो कह रहा है कि जी आपने इजी पैसे से मुझे पेमेंट करनी है। तो ये टू गुड टू बी ट्रू, यानी उसने इंफॉर्मेशन इतनी खूबसूरत बना दी है कि आप एक दफ़ा उस पर सोचें कि ज़रूर कि अच्छा अगर ये सही हुआ तो 25,000 रुपये में मुझे आईफोन 10 मिल जाएगा। तो बेसिकली जो स्कैम होता है वो इंटरनेट के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोपागेट करना है जो कि होती झूठ है, लेकिन वो ट्रैप कर लेती है व्यूअर्स को, और उसकी बेस पे जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो वो जो मनी पेमेंट है वो ऐसे थ्रू चैनल करते हैं, ऐसे चैनल के थ्रू करते हैं कि जो ट्रेस ना हो सके, कोई भी उसको ट्रेस ना कर सके। उसके बाद है जी कंप्यूटर वायरस। मोस्ट criminals take advantage of virus to gain unauthorized access to systems and steal important data. Mostly high-skilled programmers send virus, malware, Trojan, among others, to infect and destroy computer network and system. Virus can spread through removable devices and the internet. जो कंप्यूटर वायरस है वो सारों को ही आप लोगों को पता है कि बेसिकली इस मकसद से कंप्यूटर में डाला जाता है कि आपके लॉस पे कोई दूसरा शख्स फाइनेंशियल गेन कर सके। उसके बाद है रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर पिछले 3 साल में बड़ी पॉपुलर टर्म बन गई। रैंसमवेयर बेसिकली एक ऐसे वायरस का नाम है
जो जिस सिस्टम में भी एक्टिवेट होगा उसके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, और जब वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा तो जो हैकर है वो डिक्रिप्शन की के पैसे मांगेगा। वो कहेगा कि ठीक है, अब आपका डाटा हैक हो गया, ये इस टूल से जो कि यहाँ पे वेबसाइट पे पड़ा है आपने डाउनलोड करना है, और एक डिक्रिप्शन की है उसकी जो उसके जो अमाउंट है वो तकरीबन 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए है, वो आप देंगे तो ये आपको डिक्रिप्शन की मिल जाएगी और आपका डाटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ransomware is one of the most destructive malware-based attack. It enters your computer network and encrypt files and information through public key encryption. In 2016, over 638 million computers networks are affected by ransomware. In 2017, over 5 billion is lost due to global ransomware. टाइप ऑफ अगला है जी हमारे पास DDoS अटैक। इसका नाम इसको हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। DDoS or the distributed denial of service attack is one of the most popular method of hacking. It temporarily or completely interrupts servers and networks through that are successfully running. When the system is offline, they compromise certain functionality to make the website unavailable for the use. The main goal is for users to pay attention to the DDoS attack, giving hackers the chance to hack the system. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बेसिकली एक ऐसी इंटरनेट की प्रॉब्लम है कि आप वेबसाइट ओपन करेंगे और वेबसाइट ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उस आईपी के अगेंस्ट डीडोस अटैक एग्जीक्यूट हो चुका होगा। और इसके पीछे मकसद ये है, दो मकसद हो सकते हैं कि एक डीडोस अटैक के बाद वो जो जो वेबसाइट का नाम है ना उसको किसी ब्लैक लिस्ट वेबसाइट या आईपी पे राउट करवा देंगे, यानी कि आप वेबसाइट खोलेंगे तो लगेगी ओरिजिनल लेकिन वो हैक वेबसाइट होगी और जो कि हैकर के सर्वर से रन होगी। तो एक तो उसका इंटेंशन ये होता है। दूसरा इंटेंशन ये हो सकता है कि वो डीडोस अटैक लगाने के बाद जब तक सर्वर इंटरनेट से ऑफलाइन है तब तक वो सर्वर को अटैक करके उसको ब्रेक करके उसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वो डीडोस अटैक एलिमिनेट कर देंगे और वो हिडन तरीके से सर्वर से इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देंगे। लेकिन डीडोस अटैक इटसेल्फ एक इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी का अटैक है कि किसी वेबसाइट को या किसी इंटरनेट की एक्सेस को अनअवेलेबल करा देना। ये जूम के ऊपर भी अटैक हो सकता है। अगर आप ये देखें कि पिछले दिनों जूम कनेक्ट नहीं था हो रहा, तो अगर ग्लोबली नहीं हो रहा तो जूम या तो जूम का इंटरनल इशू होना या फिर कोई ना कोई दुनिया में उस प्रोटोकॉल के ऊपर अटैक कर रहा होगा जो जूम जिस पे रन हो रहा था कि वो डीडोस के जरिए डिनाइल ऑफ सर्विस कर दे। उसके बाद है जी हमारे पास फिशिंग। फिशिंग अटैक लाइक alleged phishing act like a legitimate company or organization. They use email spoofing to extract confidential information such as credentials, credit card numbers, social security number, password, etc. They send out thousands of phishing emails carrying link to fake website. User will believe that they are legitimate use and thus entering their personal information. जो फिशिंग है वो बेसिकली ज़्यादातर तो ईमेल के थ्रू होती है, और जब आपको ईमेल आएगी तो ऐसा लगेगा जिस तरह ओरिजिनल ईमेल है। मिसाल के तौर पे किसी बैंक की तरफ से आपको ईमेल आएगी और वो बड़ी ओरिजिनल ईमेल लगेगी हर लिहाज से। लेकिन जब अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं किसी लिंक पे और जो वेबसाइट ओपन होगी वो देखने में एग्जैक्ट वैसी ही नज़र आएगी जैसे कि ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट नज़र आती है, जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद वो आपको एरर दे देगी जी टेम्परली अंडर मेंटेनेंस। लेकिन जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड अपना दिया वो यूज़र नेम पासवर्ड बेस आपने हैकर को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसने फिशिंग अटैक किया उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया। पहले तो ये फिशिंग अटैक जो बड़े ब्रांड्स थे उनके बारे में उनके उनसे रिलेटेड बड़ा पॉसिबल था जब तक कि ये ब्राउजर्स के अंदर HTTPS कंपल्सरी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं था हुआ, तब तक ये जो फिशिंग अटैक था ये बड़ा कॉमन था। लेकिन क्योंकि जो फेक वेबसाइट होती थी वो एग्जैक्ट उस नाम पे रन नहीं हो सकती थी जो कि ओरिजिनल वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे facebook.com है अगर, तो वो facebook123.com हो जाएगी या फिर facebook xyz.com। और लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो आप इतना गौर नहीं करेंगे कि अच्छा नाम बदल गया है। आप सिंपली जो फेसबुक का वहाँ पेज हो और आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो अटैकर के पास चला जाएगा। लेकिन जो फिशिंग अटैक करने वाले होते हैं वो
लेजिटिमेट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस का एक लबादा ओढ़ कर आपको फूल करके आपकी इंफॉर्मेशन लीक करवाते हैं। उसके बाद है जी मेलवर्टाइजिंग। Malvertising is a method of filling website with advertisements carrying malicious code. User will click these advertisements thinking they are legitimate. Once they click these ads, they will be redirected to fake website or a file carrying virus and malware will automatically be downloaded. अच्छा, जो मेलवर्टाइजिंग है ये पहले मैं समझा दूं ये है क्या, उसके बाद ये भी मैं सिनेरियो बताऊं कि ये किस जगह पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। मेलवर्टाइजिंग ये होता है कि आपकी वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उसके ना साइड पे एड्स आ रही होती हैं, या सिंपली वेबसाइट लोड होने पे ना कोई स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। तो वो जो स्क्रिप्ट है वो आपके ब्राउजर की कैशे को ओवरफ्लो करके उसको ब्रेक कर देगा और वो फिर अपना इंटेंशनल कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। इसको रोप चेनिंग कहते हैं। ये किसी भी ये आपके कंप्यूटर पे भी रन हो सकता है, या आपके मोबाइल डिवाइसेस पे भी रन हो सकता है। और जब एक दफ़ा रोप चेनिंग एक्टिव हो जाती है, और इवन जो कंसोल हैकिंग है वो भी इसी तरह होती है। जब एक दफ़ा ब्राउज़र इस स्टेट में चला जाता है कि वो हैकर का कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो उसके बाद सबसे प्राइमरी चीज़ ये करते हैं कि वो कोई ट्रोजन इंस्टॉल करेंगे ताकि उनके पास सिस्टम की एक्सेस आ जाए। अच्छा, जो मेलवर्टाइजिंग है इसका प्राइमरी फोकस एड्स के ज़रिए यूज़र को ट्रैक करना और यूज़र के क्लिक करने पे उसके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल करना है। अब इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव केस स्टडी है वो मैं आपके सामने ये प्रेज़ेंट करना चाहूँगा कि जो आईफ़ोन का जेल ब्रेक होता है, वो हमेशा थ्रू ब्राउज़र होता है। अगर कभी आप यूट्यूब पे सर्च करना आईफ़ोन जेल ब्रेक, तो वो ब्राउज़र के अंदर कोई वेबसाइट लोड करेंगे या किसी ऐड पे क्लिक करेंगे या किसी लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ब्राउज़र क्रैश करेगा और ब्राउज़र क्रैश करने के बाद कुछ देर के लिए आपका फ़ोन नॉर्मल चलेगा और फिर फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। जब ब्राउज़र क्रैश करेगा तो ब्राउज़र एक्चुअली क्रैश नहीं करता। ब्राउज़र का वो कोड जो रन हो रहा होता है, जो आपके सामने एक ब्राउज़र शो कर रहा था, वो एग्ज़ीक्यूशन बंद हो जाती है और हैकर का कोड एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हैकर का कोड कंप्लीट होगा, तो जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट कर देगी, और डिवाइस रीस्टार्ट करने के बाद जो हैकर है उसके पास बैक डोर ओपन हो जाएगा कि वो आपकी डिवाइस में एंटर होके अपने मकसद की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये शुरू मेलवर्टाइजिंग से ही होता है। उसके बाद है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग स्टॉकर हम कहते हैं जो कि पीछा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर से निकले हैं, किसी ने आपको एक्स वाई जेड पर्सन ने आपका फ़ोन चुराना है, तो वो आपको फॉलो करेगा। वो पहले फॉलो करेगा और आपको देखते देखते ये चेक करेगा कि कौन सी ऐसी सुनसान जगह पे आप जाएंगे कि आपको वहां जाके वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन जो आपका पीछा कर रहा है ना, उसको हम स्टॉकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो फिजिकल स्टॉकिंग होगी, लेकिन साइबर स्टॉकिंग भी एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है आज की दुनिया में। साइबर स्टॉकिंग के अंदर आपकी सोशल प्रोफाइल्स को स्टॉक किया जाता है, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को, कि आप कहाँ कहाँ पे आपने चेक इन किया है, किधर किधर आपने टैग किया है, कब कब आपने पोस्ट किया है। वो इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते रहते हैं, और वो ये देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या है। वो आपको पहले दिन अटैक नहीं करेंगे, वो आपको कुछ 6 या 7 महीने का डाटा निकालेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा अच्छा 6-7 महीने में किस किस दफ़ा ये इस जगह गया है, जहाँ जाके इसने अपने आप को टैग किया या चेक इन किया। तो उससे आपका एक पैटर्न निकलेगा। आपको तो नहीं पता होगा कि आप लाशौरी तौर पे ऐसा कर रहे हैं कि हर 3 महीने बाद आप लेट्स सपोज़ जी कोहिनूर प्लाज़ा जा रहे हैं और वहाँ जाके कहीं टैग इन कर देते हैं। तो ये आपका एक पैटर्न आपके साइबर स्टॉकर को समझ में आ जाएगा, और फिर वो आपको फ़ॉलो करके अपनी जो मकसद है उसको पूरा कर सकता है। इसके बाद है जी सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी है जी किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर उसकी इजाज़त के बगैर इंस्टॉल करना, क्रैक करके या फिर गलत पासवर्ड लगा के, ये जी आपकी पायरेसी होगी। अच्छा जी, ये क्लास 35 स्लाइड तक हमारा लेक्चर था। ये जो स्लाइड्स हैं ये बड़ी अहम स्लाइड्स हैं, और डेफिनेटली इनमें से पेपर का कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ये जो हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स हैं, तो इनको आप ज़ुबानी याद रख लें, और ये आपके अपने नॉलेज के लिए भी अहम है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, तो आप बाकी लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में। अभी कोई क्वेश्चन आपका तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करता हूँ।
कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे, बाकी क्लास पर दोस्तों, घर वालों को, रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और नाउम्मीद नहीं होना इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।